हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक सॉल्यूशन के 7 लेक्चर को देख चुके हैं। आज ये 8th नंबर लेक्चर आपके सामने रखूंगा और ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए लास्ट लेक्चर होगा। लेकिन सॉल्यूशन का जो अभी मेजर पार्ट है, जिसमें एक पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर से करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन। टॉपिक देता हूं मैं लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। पहले मैं आपको समझाता हूं ये डाइल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि डाइल्यूट वर्ड को एक्चुअल लैंग्वेज में बात किया जाए तो इसका मतलब होगा किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर उसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, यही है डाइल्यूशन। यानी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज करेंगे। हालांकि अगर एक्चुअल मीनिंग आप लीजिए तो डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को घटा देना। ठीक, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना ही डाइल्यूशन कहलाता है। अब मान लेता हूं मैं कि 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है, गौर से सुनिए, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल मैंने सॉल्यूट डाल दिया। 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट, तो अभी मोलारिटी होगा 1, जो आप लोग अब ऑलरेडी पढ़ चुके। तो अब इसकी मोलारिटी 1 है। अब इसी सॉल्यूशन का मोलारिटी घटाना है। इसी घटाने वाले टर्म को कहेंगे डाइल्यूशन। तो मैं कहता हूं कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी घटाने का 2 तरीका हम लोग सोच सकते हैं। क्योंकि क्या सोच सकते हैं? एक तरीका यह सोच सकते हैं कि जो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल था, हम उसमें 1 लीटर ऑल सॉल्वेंट मिला दें। तो 1 लीटर ऑलरेडी था, 1 लीटर हमने ऐड किया, अब हो जाएगा सॉल्यूशन 2 लीटर। सॉल्यूट का मोल उतना ही रह जाएगा, तो 2 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट हो गया, मोलारिटी हाफ हो जाएगा। अगर उसमें आप 2 लीटर और मिला दीजिए सॉल्वेंट को, तो अब सॉल्यूशन हो जाएगा 4 लीटर, सॉल्यूट वही रह गया, तो मोलारिटी 1/4 हो जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन की मोलारिटी घट रहा है। सेम केस नॉर्मेलिटी में होगा। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है, मोलारिटी अभी 1 है, हम लोग ये सोच सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में से आधा मोल सॉल्यूट को हटा दे। लेकिन आप लोग बताओ, क्या नॉर्मली ये पॉसिबल है? क्योंकि आपने सॉल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ा था कि जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट होमोजेनियसली डिजॉल्व कर जाता है, यानी उसको हम लोग कहे थे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप उसमें से सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते हैं। जब सॉल्यूट अलग नहीं होगा तो ये सोचना कि सॉल्यूट को बाहर कर देंगे तब भी कंसंट्रेशन घट जाएगा, सोचने तक है, प्रैक्टिकली जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग सॉल्यूट निकालने वाली बात को आप दिमाग पे मत रखिएगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और हम लोग अब वॉल्यूम बढ़ा के कंसंट्रेशन घटाने की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब आपको पता है, उसी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना डाइल्यूशन कहलाता है। डिक्रीज करने का अब मैं बोलता हूं 2 के जगह पे 1 उपाय कि सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। अब आइए थोड़ी सी बात, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे उसकी मोलारिटी या उसका नॉर्मेलिटी घटते चला जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन को घटाने की बात करेंगे तो उपाय ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। यानी सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बढ़ने से सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और सॉल्यूशन का मोलारिटी दोनों डिक्रीज करते हैं। और जब आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं
नॉर्मेलिटी मोलैरिटी डिक्रीज कर रहा है। एक तो अब बताओ, यहां पे डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट टर्म को मैं बोल देता हूं। यहां मोलैरिटी डिपेंड है वॉल्यूम पे, नॉर्मेलिटी डिपेंड है वॉल्यूम पे। तो जब मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेफिनेशन में ही लगा है नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन को अब हम लोग राइट करते हैं कि जैसे जैसे आपने कहा कि वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी घटेगा, अर्थात ये एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। लेकिन याद रखिएगा, मोलैरिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम डिपेंड नहीं करेगा मोलैरिटी पे। याद रखेंगे, क्योंकि छोटी सी बात मैं डिस्कस कर देता हूं। मोलैरिटी डिपेंड अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। एक लॉ के माध्यम से आपको चर्चा किया कि नॉर्मेलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/b। क्यों 1/b? जैसे जैसे ये वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगा, घटेगा। और मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू 1/b, सेम केस है जो इसके लिए, वही केस डेफिनेशन में भी वही था। यहां था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नंबर ऑफ मोल पर लीटर। तो अब बताओ, ये प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल कांस्टेंट दिया 1/b, भी इधर ले गया, NV इज इक्वल टू K, अर्थात दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ठीक है, नॉर्मेलिटी जो शुरू के वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ाने के बाद जो नॉर्मेलिटी होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा उसका भी जवाब देंगे। आप कह दोगे क्यों सेम हो गया, जवाब दूंगा। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अगर यहां पे फाइनल नॉर्मेलिटी पूछेगा तो N1V1/V2, कभी फाइनल वॉल्यूम पूछेगा तो N1V1/N2। सेम केस है, M2 बराबर M1V1/V2। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आप कहोगे ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, ये दोनों इक्वल क्यों? क्यों का जवाब देखो, कहोगे ये मैथ्स है, लेकिन मैथ्स है, लेकिन ये साइंस के बेस के मैथ्स है, साइंस के बेस पे है। तो कंसेप्ट तो यहां होगा कि व्हाई बोथ टर्म आर इक्वल, वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी प्रोडक्ट क्यों इक्वल हुआ। अब आपको जवाब मैं दे चुका हूं, सिर्फ आपको मतलब आपको वहां से कम्युनिकेट कर रहा हूं। आप याद कीजिए, N1V1 नॉर्मेलिटी गुना वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूट का। पीछे पढ़े हम लोग कि ये अगर ये लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट, अगर ये लीटर में है तो ये ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। अब बताओ, N1V1 की बात करें तो मान लो ये लीटर में है V1V2, तो ये है सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी नहीं। तो जैसे मान लो कि 1 लीटर सॉल्यूशन था और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट था, तो 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसमें पानी मिला दिए तो सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर। तो क्या सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट घट गया? नहीं, नॉर्मेलिटी घट गया, सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट तो सेम रह गया। तो ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे वो भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा सॉल्यूट का। तो ऑब्वियस है, जब N1V1 ग्राम इक्विवेलेंट है सॉल्यूट का, आप कितनों पानी मिलाएंगे नॉर्मेलिटी घटते जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इक्वल किया, और यही फॉर्मूला है। सेम केस M1V1 अगर ये लीटर में है तो सॉल्यूट का मोल है, ये भी सॉल्यूट का मोल है। अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल आपने 5 डाला है, पानी चाहे जितना भी मिला, तो सॉल्यूट का मोल नहीं ना चेंज करेगा, मोलैरिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि मोल पर लीटर मोलैरिटी होता है। जो आपने मिलाया मोल या मास, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा सॉल्यूट का। तो M1V1 मोल है सॉल्यूट का, ये भी मोल है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल तो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए M1V1 बराबर M2V2। और मुझे लगता है पहले से आप फॉर्मूला जानते होंगे, आज मैं इसको कम्युनिकेट किया हूं कि क्यों इक्वल हुआ, और ये इक्वल है, इसी पे लॉ है। ये जो लॉ आया है ये तो मैथमेटिकल लॉ है ना, ये इक्वल है, तो इसी को बना के ऊपर ये उल्टा समझो, ये अगर है इक्वल, लोगों ने क्या किया कि इस पे लॉ दे दिया। अब तो आपको क्लियर है। अब आप डाइल्यूशन लॉ जानिए कि N2 बराबर N1V1/V2, M2 बराबर M1V1/V2, जहां पे
कोई पूछेगा मेरे दोस्त कि N1 क्या है, तो ये इनिशियल नॉर्मेलिटी है, N2 फाइनल नॉर्मेलिटी है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम है, याद रहे, टोटल V1 अगर शुरू में मान लो 1 लीटर है और बाद में 5 लीटर हो गया तो V2 है 5 लीटर। मैं अभी दिखा रहा हूं, अगर शुरू का 1 लीटर बाद का 5 लीटर तो V2 5 लीटर है। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आएगा कि हाउ मच सॉल्वेंट इज एडेड फॉर दिस डाइल्यूशन, तो 1 लीटर से 5 लीटर हो गया है फाइनल वॉल्यूम। अगर इनिशियल 1 है, V2 5 है, तो वाटर या सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वह कितना ऐड किया गया है, 4 लीटर ही ऐड किया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड जो होगा वो होगा V2 माइनस V1। हम इसको लिख भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है डाइल्यूशन की चर्चा आपने किया, जहां भी डाइल्यूट टर्म का चर्चा होगा N1 V1 बराबर N2 V2 अगर नॉर्मेलिटी के साथ रहेगा तब, M1 V1 बराबर M2 V2 अगर मोलैरिटी के साथ रहेगा तब। इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि V1 V2 से वाटर का वॉल्यूम यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए। मैंने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड फॉर डाइल्यूशन, मतलब उस डाइल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1। एक और बात मैं आपको बता देता हूं न्यूमेरिकल के लिए, छोटी सी बात, लेकिन कई बार बच्चा गलती कर जाता है, इसीलिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 या M1 V1 इज इक्वल टू M2, मतलब आप M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, मतलब आप जब भी लॉ ऑफ डाइल्यूशन का यूज करोगे, जब भी लॉ ऑफ डाइल्यूशन का यूज करना, हमेशा कॉन्शियस रहना कि वो जो V1 V2 है वो हमेशा सेम यूनिट में यूज होगा। ये नहीं कि ये लीटर और ये ml कर देना, नहीं, या ये ml और ये लीटर नहीं चलेगा, मतलब अगर ये ml तो ये भी ml, ये लीटर तो ये भी लीटर। क्लियर? आइए अब इसके बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। तो आइए जो टर्म हम लोग जाने हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, what volume of water is required to make 0.20 N solution। आपको कितने वाटर का आवश्यकता पड़ेगा, बनाना है इतना नॉर्मेलिटी। कहां से बनाना है, तो कहते हैं फ्रॉम, देखो ये आपको लास्ट है, ये बनाना है कहां से, फ्रॉम 1600 ml एंड 0.2050 N। क्लियर? तो आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें, अर्थात यही N1 है और वो 1600 ml V1 है। तो मैंने V1 माना 1600 ml, N1 माना 0.2050, N2 बराबर 0.20। अब तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन पे आप काम कर रहे हो, तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन में N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, और V2 का जब वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 1640 ml। कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे सामने में आपका ऑप्शन होगा तो पहला ऑप्शन 1640 दे देगा। आप कई बच्चा इसमें गलती कर जाते हैं, जल्दीबाजी में गलती करते हैं। ये 1640 ml जो वॉल्यूम है ये फाइनल वॉल्यूम है, बट क्वेश्चन का डिमांड है कि क्वेश्चन का डिमांड है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कितनी वाटर का आवश्यकता पड़ा। तो ऑलरेडी 1600 ml था, बाद में 1640 ml हो गया, अर्थात फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस V1 यानी 40 ml वाटर का आवश्यकता पड़ेगा इस सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी को इतना से इतना करने में, 40 ml। क्लियर? यही था आपका लॉ ऑफ डाइल्यूशन। आइए इसी में एक और आपको बात का चर्चा कर दे कि अगर 2 या 2 से अधिक एसिड और बेस को आपस में, एसिड को एसिड के साथ, बेस को बेस के साथ अगर मिक्स किया जाए तो मिक्सचर का नॉर्मेलिटी और मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगा। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन टर्नरी और क्वाटर्नरी सॉल्यूशन पे करेंगे। लेकिन फिलहाल आइए एक टॉपिक लिखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन।
मिक्सचर का। लेकिन मैं अभी केस ले रहा हूं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एसिड्स मिक्स्ड, यदि 2 या 2 से अधिक एसिड्स क्या किया, मिक्स्ड किया, तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि मान लो एक एसिड फर्स्ट है, इसकी नॉर्मलिटी N1V1, क्लियर। एक एसिड 2 है जिसका N2V2 है, एक एसिड थर्ड है जिसका N3V3 है, ये मैंने माना है, और तीनों को मिला के एक मिक्सर बनाया, मैंने मिक्सर का NM और VM मान लिया। अब आपको कहेगा मिक्सचर का नॉर्मलिटी कितना होगा। तो देखो कितना आसान है, अगर टर्म आपको पिछला लेक्चर का याद है तो देखिए ये कितना आसान है वो दिखाता हूं। आसान ये कि हम लोग को ये याद है कि N1V1 का जो प्रोडक्ट होता है ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, या ml में रहेगा तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये नंबर है सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का। सुन लीजिए ये दोनों का प्रोडक्ट, तो मान लो ये सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट कुछ भी है x, यहां पे प्रोडक्ट ये भी ग्राम इक्विवेलेंट है सोल्यूट का, तो प्रोडक्ट y मान लेता हूं, ये एक संख्या में x संख्या में y, और ये दोनों का प्रोडक्ट ही ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट है, तो मान लो संख्या में z। तो यहां पे सोल्यूट है x ग्राम इक्विवेलेंट, यहां y यहां z, और तीनों को मिला के मिक्सर किए, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैंने डाइल्यूशन में भी चर्चा किया, सोल्यूट में ग्राम इक्विवेलेंट का जो संख्या होगा वो ऑलवेज तीनों के सम के बराबर होगा, और इसीलिए ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मिक्सर में, ये और ये हो जाएगा मिक्सर का ग्राम इक्विवेलेंट। तो भाई मिक्सर तो 3 से बना है, यहां पे कहीं आपको 2 से बनेगा, तो अगर मान लो यहां पे दोनों का मिक्सर का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ये तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के बराबर होगा। तो NMVM बराबर N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, और मिक्सर की नॉर्मलिटी जो होगा वो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 डिवाइडिंग बाय कितना VM, जो मिक्सर का वॉल्यूम है ये तीनों वॉल्यूम के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। एनी ऑब्जेक्शन? सेम केस आएगा, गौर से सुनो। अगर मैं यहां पे बेस 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 कर दूं तो सेम केस आएगा, याद रखेंगे। और मैं यहां पे अब लिखता हूं केस 2 लिखता हूं, यहां पे बेस वाला छोड़ दिया, आप सब समझ लेंगे, बेस 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 तो मिक्सर का मिक्सर भी होगा बेस का। अब लिखता हूं व्हेन, अब यहां पे हालांकि वो भी सेम है, मैं लिखता हूं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। अब आपको दिखाते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कि कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, और यहां पे एसिड के जगह पे बेस बेस को मिक्स किया, सेम बात होगा, एसिड 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 भी मिक्स करेगा, वही बात है। तो मैंने लिखा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 बेसेज मिक्स्ड, बेस फर्स्ट M1V1, बेस 2 M2V2, बेस 3 M3V3, मिक्सचर का MMVM। अब पहले आप याद करो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मैंने आपको कहा था रटिएगा, बहुत यूज में आएगा। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में तो वो नंबर ऑफ मोल्स है, और अगर वॉल्यूम ml में है तो नंबर ऑफ मिली मोल्स सोल्यूट का। तो यहां M1V1 है, मान लो ये वॉल्यूम सब लीटर में है, तो ये सोल्यूट का मोल है, मान लिया कि यहां पे 2 मोल है सोल्यूट का, ये मैंने माना। ये दोनों का प्रोडक्ट मान लो 3 है, तो यहां पे सोल्यूट का 2 मोल है, जो बेस है 1, यहां पे बेस का मोल 3 है, और मान लो यहां पे M3V3 का जो प्रोडक्ट है वो 4 है, तो इसमें सोल्यूट का 2 मोल, यहां 3 मोल 5, यहां 4 मोल 9। तो ऑब्वियस है सोल्यूट, अगर ये तीनों को मिलाओगे मोलैरिटी चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, लेकिन सोल्यूट का मोल नहीं ना चेंज करेगा। 2, 3 और 4 है, तो ये जो 9 मोल होगा इसमें भी 9 मोल होगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी मोल ऑफ मिक्सचर कहलाएगा। तो मोल ऑफ मिक्सचर जो होगा ये तीनों के मोल के बराबर किया, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा सेम केस M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 बाई V। क्लियर? और यहां पे फिर वही बात है, VM जो होगा तीनों V1 V2 V3 के सम के क्या होगा, इक्वल। ये था मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। लेकिन जब बेस बेस मिलाए तब ये चलेगा, या एसिड एसिड मिलाए तब चलेगा। अगर एसिड बेस को मिला दो, अगर एसिड और बेस दोनों को मिला दीजिए तब फिर ये ऐसे नहीं बनेगा,
और यही एसिड बेस को मिला करके जो काम होता है, जिसका नाम होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसको आप न्यूट्रलाइज वर्ड, जब एसिड बेस मिलाओगे तो जुड़ेगा नहीं, एसिड बेस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए तो आपको लॉ ऑफ टाइट्रेशन पढ़ना पड़ता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी से हम लोग वहां पे काउंट करते हैं। यहां पे हमारा सिलेबस नहीं है, उसके लिए एक चैप्टर हम आपको लेंगे जिसका नाम होगा टाइट्रेशन यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। लेकिन यहां पे अब मैं कुछ छोटी छोटी बात को लेकर के इस कंसंट्रेशन यूनिट वाले पार्ट को मैं इस लेक्चर में रोकूंगा। आपसे कोई पूछता है कि बताओ सब कुछ पढ़ लिया तो वाटर का मोलैरिटी कितना होता है, सिर्फ पानी का मोलैरिटी ऑफ वाटर बहुत पॉपुलर है। आईटी 2003 के एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक या नेट से सर्च कर लीजिएगा, आईटी 2003 के एग्जाम में वाटर की मोलैरिटी ही पूछा था कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर, वाटर के मोलैरिटी को पूछ देगा आपसे कि क्या है वाटर का मोलैरिटी। तो टॉपिक है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ वाटर। आपको मैं एक बात बता दूं वाटर के लिए कि वाटर की डेंसिटी जो होता है, खासकर 4 डिग्री सी मैंने लिखा है, हालांकि इसको नॉर्मली किसी टेम्परेचर पर लोग मान के चलता है, लेकिन जो फैक्ट है वो 4 डिग्री के लिए कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम पर एमएल। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल, या आप चाहे तो 1 kg पर लीटर, या चाहो तो आप 1000 kg पर मीटर, आप जो मन है लिख लीजिए। ये होता है यानी 1 ग्राम पर एमएल है, इसका मतलब वाटर के 1 ml का मास 1 ग्राम होता है। 1 kg पर लीटर है यानी वाटर के 1 लीटर का मास 1 kg होता है। 1 लीटर 1 kg हमको निकालना था मोलैरिटी, तो मैंने लिखा दैट इज 1 लीटर वाटर, कहां से लिख रहे हैं, डेंसिटी से, 1 kg पर लीटर। 1 लीटर वाटर हैज 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम मास। 1 लीटर पानी के पास कितना मास है, 1000 ग्राम मास है यानी 1 kg। मोल निकालने के लिए आपको मास बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। मैं मोलैरिटी ऑफ वाटर निकाल रहा हूं, वॉल्यूम लिया 1 लीटर, तो यहां पे 1 लीटर। अब इसमें मास कितना है, तो आपने कहा 1000 ग्राम, डेंसिटी से ले रहा हूं मैं, तो 1000 और वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, कहोगे 1 kg क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, इसलिए ग्राम में लिए तब ये मोल कन्वर्ट होगा। तो 1000 बाय 18 ये 1 लीटर, तो हो जाएगा मोल पर लीटर। तो अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 55.5। आप कहोगे इसको लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 ग्राम पर एमएल लेंगे तो मोलैरिटी 1 ग्राम डिवाइडिंग बाय 8, और यहां पे 1 ml लोगे तो हमको तो मोल पर लीटर चाहिए और ml में है, तो यहां पे आप 1000 करेंगे तो अब ये हो जाएगा मोल, ये जो होगा यहां 1000 करेंगे, चूंकि ये वॉल्यूम अगर ml में है, अगर ये ml में है तो वॉल्यूम क्या करेंगे 1000 करेंगे ऊपर, और अब कैलकुलेट करोगे तो ये भी 55.55। यानी आपको याद रखना है कि वाटर की जो मोलैरिटी होता है वह 55.5 होता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि वाटर की मोलैरिटी 55.5। ठीक, आइए कुछ और बात करते हैं। एक टर्नरी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहते हैं 34.2 ग्राम ऑफ शुगर एंड 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। देख लो टर्नरी क्यों हुआ, एक कंपोनेंट शुगर है, दूसरा कंपोनेंट ग्लूकोज है और एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का है। कहते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी, तो आपको जो मैंने मोड बांटा है, मोड, उस मोड पे ये काम नहीं होगा। कहोगे क्यों नहीं होगा इस मोड पे काम, क्योंकि आपने जो मोड पढ़ा था वहां पे बाइनरी के लिए सब मोड बांटे थे। अब टर्नरी में क्या करना है वो समझिए। टर्नरी के लिए बात करूं तो ठीक है, फार्मूला बेस काम कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पे वॉल्यूम ml में है तो ml इंटू 1000, क्लियर है। अब मोल ऑफ सॉल्यूट, तो आप इसको अलग से निकाल लीजिए, क्योंकि दो सॉल्यूट है, दोनों सॉल्यूट का मोल एक साथ निकाल के जोड़ देंगे और फिर आप वही वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 करेंगे। तो 34.2 था,
शुगर का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, 36 ग्राम ग्लूकोज था, मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। और अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो ये सब चीज़ मैं पीछे लिख चुका हूं कि आप दिमाग पे रखिएगा। जब ये कैलकुलेट करोगे तो 0.1 होगा, ये कैलकुलेट करोगे 0.2 होगा, तो 0.1 प्लस 0.2 0.3 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, तो 0.3 इंटू 2 कितना होगा, 0.6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोलैरिटी। क्लियर। हम एक और क्वेश्चन टर्नरी पे देते हैं जिसमें हम मोलैलिटी निकालते हैं। अभी मैंने मोलैरिटी निकाला, अब आपको मोलैलिटी निकालते हैं टर्नरी का। क्वेश्चन को गौर से देखिए। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 63 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व इन 512 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी को आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना रहेगा। अगर ग्राम में लेंगे तो यहां पे 1000, फॉर्मूला सब तो आपके दिमाग पे सेट होगा। अब बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां दो सॉल्यूट है और इसलिए हम दोनों का अलग अलग मोल निकालेंगे। 49/98, 98 कहां से, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63, मैंने मास भी दिया था। तो दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस 0.5, ये हो जाएगा 1.5। अब ये 1.5 है। अब बताओ ये 512 ग्राम सॉल्यूशन है। अब मुझे मास चाहिए सॉल्वेंट का, तो आप क्या करेंगे, ये 512 में से ये 49 और ये 63 दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 400 ग्राम सॉल्वेंट बचेगा। ये ग्राम में है, 1000 किया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ 10 है, यहाँ 1.5 है तो 15/4 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3.75, यानी इस क्वेश्चन की मोलैलिटी हो जाएगा 3.75। क्लियर। तो यही था आपका कंसंट्रेशन यूनिट। आइए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्यूशन के मेजर पार्ट के तरफ बढ़ेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।